नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रियम्बल का है, यानी प्रस्तावना का है। तो दोस्तों, वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और दोस्तों कि इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सारे वीडियो अगर आप सभी देखते हैं तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे पीसीएस प्री हो, आरओ आरओ हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले। सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे और सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान का आधार है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान बना है उसके सारे सार तत्व हमारे प्रियम्बल में लिखे गए हैं। और जो हमारा संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो प्रियम्बल को ही कहा जाता है। जो हमारा भारतीय प्रियम्बल है उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और इस प्रियम्बल में हमारे संविधान के क्या लक्ष्य होंगे उनको प्राप्त करने के बारे में इसमें लिखा गया है कि हमारे क्या लक्ष्य होंगे आगे चल के संविधान के थ्रू भारत का, तो उसको प्रियम्बल में ही दिखाया गया है। और एक अंग्रेजी राजनीतिक विचारक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने अपनी किताब, जो इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, में इन्होंने प्रियम्बल का उल्लेख किया है। इनकी जो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, इस पुस्तक में इन्होंने प्रियम्बल का उल्लेख किया है। और एक इनकी पुस्तक है अर्नेस्ट बार्कल की। जो हमारा प्रियम्बल है किस शब्द से शुरू होता है, तो पहली ही लाइन उसमें लिखा है हम भारत के लोग। यानी कि जो संप्रभुता किसको दी गई है, हम भारत के लोग, यानी जो भी भारतीय लोग हैं वही हमारे शक्ति का आधार है। तो इसकी प्रियम्बल की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, हम भारत के लोग से। और संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को कहा जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और जो हमारा प्रियम्बल है उसका आधार क्या है, यानी कि वो कहाँ से, मतलब ये विचार कैसे लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ही बहुत सारे तत्वों को हमारे प्रियम्बल में शामिल किया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति दी गई, तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का जो आया था, इसमें तीन नए शब्द को जोड़े गए। क्या जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता मतलब इंटेग्रिटी। इन तीन शब्दों को भारतीय जो प्रियम्बल है, भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, उसमें जोड़ा गया। और इन शब्दों से पहले यानी कि 1976 से पहले केवल उसमें तीन शब्द थे। कौन से थे, सॉवरेंटी था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक, यानी संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य की बात की जाती थी। लेकिन अब और उसमें तीन नए मतलब जो मेन स्टार्टिंग के जो शब्द थे उसमें दो और नए शब्द जोड़ दिए गए। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। तीन प्रकार की जस्टिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं या फिर कौन कौन से न्याय होते हैं, तो वो ऑप्शन आपको उसमें दे देगा। तो आप करेक्ट क्या हो जाएंगे, सोशल हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है। कौन कौन से फ्रीडम है, विचार के फ्रीडम होने चाहिए, वो है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि यहीं से हमारे संविधान में जब सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा गया था तो उसके पहले भी हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल है वो पहले से ही था, जो कि यहाँ से दिखाई पड़ता था कि आपको स्वतंत्रता है, धर्म की भी स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और 1 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। हमारे जो प्रियम्बल है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय का है।
ठीक है? इकोनॉमिक जस्टिस का है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। और जो हमारा प्रिएम्बल है, इसमें जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनके सोच को ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो लोग क्या सोचते थे, वो सारी चीज़ों का सार तत्व प्रिएम्बल में दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग। और जो हमारा प्रिएम्बल है उसमें सब संप्रभु किसको बनाया गया है, यानी सॉवरेन किसको बनाया गया है, तो हम भारत के लोग, यानी जितने भारतीय लोग हैं उनके पास ही सारी शक्ति है। संप्रभु का क्या मतलब है कि वो आंतरिक फैसले हों या बाह्य फैसले हों, स्वयं लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं लेते हैं। और जो हमारा प्रिएम्बल है वो, उसका एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो अगर भारतीय संविधान में भाषा की अस्पष्टता हो या संदिग्ध हो, यानी कोई भी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो संविधान में, तो हम लोग प्रस्तावना के आधार पे उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि जो राजनीतिक समानता है हमारे प्रिएम्बल में, इसका भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। राजनीतिक समानता का भी हमारे प्रिएम्बल में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। और 26 नवंबर 1949 को जो प्रिएम्बल था उसको संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन जो है हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद को, 15 आर्टिकल्स को, यानी 15 आर्टिकल को, टोटल 15 आर्टिकल को पार्शली रूप से लागू भी किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना को एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या थी, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम लोग जानें। जैसे पहली लाइन लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा प्रिएम्बल है पूरा। तो इसको आप लोग भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और दिमाग में थोड़ा इसके जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की जो एक प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप को प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में तो पहले ही वो दे दिया गया है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है धर्म की, उपासना की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में वो संकल्पना की गई है। और जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना लिया कहाँ गया था, ये सबसे पहले विचार किस देश में आया था, तो अमेरिकी संविधान में आया था और वहीं से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारी प्रस्तावना है यानी प्रिएम्बल है, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो मूल्य हैं वो कहाँ से लिए गए थे, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। और ये क्रांति कब हुई थी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और वहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल हमारे प्रिएम्बल में शामिल किए गए थे। 26 नवंबर 1949 की तारीख जो है हमारे प्रिएम्बल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारे प्रिएम्बल में 26 नवंबर 1949 तारीख जो डेट है इसका उल्लेख किया गया है। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, इनका एक कथन है कि जो प्रिएम्बल है हमारा, हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये इम्पोर्टेंट इनका कथन है। ऐसे डायरेक्ट कभी कभी स्टेटमेंट उठा उठा के पूछ लेगा और पूछेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो आप लोग स्टेटमेंट को एक बार थोड़ा ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। के मुंशी जी ये भी संविधान सभा के एक सदस्य हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे। और इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में केवल एकमात्र कांग्रेसी थे, यानी और लोग जो थे और अलग अलग दल से संबंधित थे। और कांग्रेस से कौन संबंधित था, तो के मुंशी जी केवल संबंधित थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो जिनके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी।
तो इनका क्या कथन है प्रियम्बल को लेके कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। एन ए पालकीवाला भारत के ये बहुत ही विद्वान और प्रकांड वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। इनका क्या विचार है प्रस्तावना को लेके कि प्रस्तावना को संविधान का एक परिचय पत्र इन्होंने बोला है। ठीक है, परिचय पत्र इन्होंने बोला है किसको? प्रस्तावना को। संविधान का परिचय पत्र क्या है? तो प्रस्तावना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ा है, तो इसको हम लोग मैं पढ़ देता हूँ एक बार। उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान का सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित हैं तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। ये कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्टिस हिदायतुल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका क्या मत रहा है प्रियम्बल को लेके? तो इन्होंने लिखा है कि उद्देश्य का संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये जस्टिस हिदायतुल्लाह का स्टेटमेंट है। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो क्या है? आर्टिकल 32 जिसको रिट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 रिट्स को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन प्रियम्बल को भी कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने शुरू में वीडियो के शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर ऐसे आ जाएगा कि उसमें नाम दे देगा कि भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब उसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 यानी रिट। ठीक, अब हम लोग कुछ प्रियम्बल से संबंधित कुछ विचार थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। शुरू में एक केस आया था बेरूबारी वाद, अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। बेरूबारी वाद जो कि 1960 में आया था। इसमें जो प्रियम्बल है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया था। ये इम्पॉर्टेंट केस है, इसको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आ जाता है कि किस केस में ऐसा बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी वाद जो था 1960 का, उसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1964 में एक और केस आया जो कि मुंबई बनाम भारत संघ केस कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो यहाँ पे 4 साल बाद ही एक नया केस आया था मुंबई बनाम भारत संघवाद। इसमें इन्होंने बोला कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। फिर एक और केस आया 3 साल बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस आया था 1967 में। इन्होंने इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ें बदल रही। 1960 में बेरूबारी जो वाद था उसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर 1964 में मुंबई बनाम भारत संघ आया एक केस जिसमें बोला गया कि जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक में पूछ लेगा किसमें संविधान का भाग नहीं है प्रियम्बल, और एक में पूछ लेगा कि प्रियम्बल किस केस के तहत संविधान का भाग की बात की गई थी। आगे हम बात करेंगे कि जो एक और केस आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बोल दिया गया। तो ये 4 केस हैं संविधान प्रियम्बल से संबंधित, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है कि इसको लागू नहीं कराया जा सकता। यानी जैसे हमारा जो फंडामेंटल
राइट्स है, यानी मूल अधिकार जो हैं उनको हम लोग संविधान के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि कोर्ट के द्वारा हम उसे लागू करवा सकते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल है उसको हम लोग लागू नहीं करा सकते। और प्रियम्बल में अब तक एक बार केवल संशोधन किया गया है, केवल एक बार संशोधन किया गया है सॉरी, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी हम लोग पहले चर्चा किए हैं लेकिन बता देते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, यानी कि इसमें सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है इसका क्या मतलब है, जो प्रियम्बल में लिखा गया है, इसका ये मतलब है कि भारत जो है आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी के भी अधीन नहीं है, यानी वो अपने चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य कोई मामला हो उसका फैसला भारत स्वयं करता है। जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कुछ मौलिक शब्द लिखे गए हैं, क्या क्या हैं वो, जैसे संप्रभुता है, सॉवरेंटी, समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, प्रजातंत्र रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, एंड गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एंड भ्रातृत्व। इतने सारे शब्द, ये मूल शब्द हैं जो कि हमारे प्रियम्बल में दे रखे हैं। बेरुबारीवाद 1967 में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर लिए हैं। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था 1973 का, इसमें जो प्रियम्बल था उसको संविधान का भाग स्वीकार किया गया, यानी इसमें अभिन्न अंग बताया गया था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार जो 1977 का केस था, इसमें प्रियम्बल को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान जो केस था 1965 का, इसमें प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना पे काफ़ी चर्चाएं की गई थी इस केस के तहत, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद के तहत। अब हम बात करेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो मौलिक शब्द है इनका सही क्रम क्या है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। इम्पॉर्टेंट है कि जो उसमें मौलिक शब्द दिए गए हैं उनका क्रम क्या है, किस सीक्वेंस में लिखे गए हैं। तो उसमें सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये इसका सही क्रम है। तो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, 3SDR, यानी 3S का मतलब क्या हो जाएगा कि सॉवरेन, फिर आ जाएगा सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सारे शब्द आ गए। यानी सॉवरेन मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, यानी 3SDR ऐसे करके हम लोग इसको याद कर लेते हैं। समाजवाद की जो अवधारणा है उसमें आर्थिक न्याय अंतर्निहित है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवाद की अवधारणा, आर्थिक न्याय उसमें अंतर्निहित की गई है। सामाजिक मतलब जो समाजवाद की अवधारणा है वो आर्थिक न्याय जो उसमें शब्द लिखा गया है उसके तहत वो अंतर्निहित है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश रहे हैं उनके क्या मत रहे हैं इस पे। तो हम लोग देख लेते हैं। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका क्या मत रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था प्रियम्बल को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो इन्होंने जो प्रियम्बल था उसको संविधान का अंग बनाने के कहते थे कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का अंग बने, इनका ऐसा मत था। और जो बेरुबारी वाद 1960 में आया था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गणधर का क्या मत था कि इन्होंने बोला था कि जो प्रियम्बल है संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो केस था 1965 का, इसके जो न्यायाधीश थे JR मघोलकर जी, इनका कथन था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, यानी कि जो प्रस्तावना है उस पे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अच्छे से चर्चा करके उस प्रस्तावना को लिखा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था 1973 का, कभी कभी तो ये केवल डेट ही पूछ लेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था वो कब आया था, तो 1973 में आया था।
के मुख्य न्यायमूर्ति जो थे सिकरी जी, इनका क्या मत है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये भी स्टेटमेंट इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 का केस है, इसमें न्यायमूर्ति कौन थे? हिदायतुल्लाह का क्या मत था कि संविधान की उद्देशिका का सिद्धांतों का निचोड़ है, उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है और यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। ये हिदायतुल्लाह जी का स्टेटमेंट है प्रियम्बल को लेके। फिर SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का एक केस है जिसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी का क्या मत है इसके संदर्भ में कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनराविलोकन संविधान की बुनियादी तत्व है। नेक्स्ट है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 का केस है और इंदिरा गांधी बनाम राज नारायणवाद 1975। इन दोनों केस में क्या बोला गया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ठीक है, न्यायालय द्वारा इसको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।